विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का तीसरा पाठ। कवि हैं कुंवर नारायण, जिनकी दो कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, एक कविता के बहाने और एक बात सीधी थी पर। इस वीडियो में हम लेते हैं पहली कविता, कविता के बहाने। कविता के बहाने हिंदी के आधुनिक कवि और तीसरे शतक के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित है। कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने नागरीय संवेदनाओं से संबंधित रचनाएं अधिक लिखी हैं। उन्हीं में से एक रचना है कविता के बहाने, जो उनके काव्य संग्रह इन दिनों में से संकलित है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो कविता के माध्यम से बच्चों, फूलों और चिड़िया के साथ एक यात्रा करती है और हमें बताती है कि इन रचनाओं का, कविताओं का जो काव्य है उनका क्या महत्व होता है। देखते हैं इस कविता को, जिसका नाम है कविता के बहाने। कवि कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। लेते हैं हम सबसे पहले इस कविता की व्याख्या। बहुत ही संक्षिप्त कविता है, छोटी कविता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कुंवर नारायण कि कविता क्या है। कविता एक उड़ान है। कौन सी उड़ान? कवि की कल्पनाओं की उड़ान। कविता कवि की कल्पनाओं की उड़ान है। जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने पंख फैला करके अनंत आकाश में उड़ती है, और उसी प्रकार से कविता भी कवि की कल्पनाओं के सहारे उड़ती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन अगली पंक्ति में ही कवि इस बात को नकार देता है कि कविता और चिड़िया दोनों की उड़ान की समानता नहीं हो सकती। कवि कहता है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में दोनों में समानता नहीं की जा सकती। दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों में अंतर है। कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं हो सकती। चिड़िया कविता की समकक्षता नहीं कर सकती। बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया क्या करती है? बाहर उड़ती है, घर के भीतर उड़ती है, इस घर उड़ती है, उस घर उड़ती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता भी चिड़िया की तरह पंख लगा करके, कवि की कल्पनाओं के पंख लगा करके उड़ती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है। चिड़िया की उड़ान की, आकाश की ऊंचाइयों की उड़ान की एक सीमा है। एक स्थल से दूसरे स्थल पर उड़ने की एक सीमा है। लेकिन कवि की कल्पनाओं की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता की अनंत ऊंचाइयों पर उड़ती है। कविता की तुलना इसलिए चिड़िया के साथ नहीं की जा सकती। अगली यात्रा में वो चलता है फूल के पास में। कविता की तुलना फूल के साथ करता है और क्या कहता है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। पिछले अंतरे की तरह यहां पर भी वह कविता की तुलना पहली बार फूल से कर रहा है।
और कहता है कि जिस प्रकार से फूल खिलता है, अलग अलग विविध रंगों के फूल खिलते हैं, अलग अलग खुशबुओं के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार से कविता भी अलग अलग भावों को लेकर के खिलती है, अलग अलग विचार लेकर के बताती है अपने। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में वो नकार रहा है, क्या कहता है? कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कविता की तुलना फूलों के साथ नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से पहले उसने मना किया था कि कविता की तुलना चिड़िया के साथ नहीं की जा सकती, इसी प्रकार अब वो कह रहा है कविता की तुलना फूल के साथ नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? बाहर भीतर, इस घर उस घर। फिर वही बात आती है, फूल जब खिलते हैं तो उनकी महक, उनकी खुशबू, उनकी सुगंध हमारे घर में, घर से बाहर, इधर उधर सब जगह फैलती है। लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने, लेकिन फूल सुबह खिलते हैं, शाम तक मुरझा कर अपनी खुशबू समेट लेते हैं, उनका अंत हो जाता है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, यानी कि फूलों की खुशबू की एक निश्चित सीमा होती है। उसी प्रकार से कविता की उड़ान या कविता की खुशबू, उसकी सीमा नहीं होती है। इसलिए कवि कहता है बिना मुरझाए महकने के माने, फूल बिना मुरझाए नहीं रह सकते, वो मुरझा ही जाते हैं। इस चीज को फूल नहीं जानते हैं। कविता बिना मुरझाए सदैव खिली रहती है। आज हम चाहे कबीर की रचनाएं ले ले, चाहे सूर की ले ले, चाहे तुलसी की ले ले, चाहे किसी भी आदिकाल के कवि की ले ले, मध्यकाल के कवि की ले ले, उनका कभी अंत नहीं हुआ है। आज भी वो हमारे लिए उतना ही महत्व रखती है जितना उस समय रखती थी। आज भी हम उसका आनंद उतना ही लेते हैं जितना पहले लेते थे। इसलिए वो कह रहा है कि फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता नहीं मुरझाती है। लेकिन अंत में वो इसकी तुलना किसके साथ कर रहा है? बच्चों के साथ। कविता एक खेल है। क्या कहता है कवि? कविता एक खेल है। कविता की तुलना खेल के साथ हो गई। और खेल कौन रहा है? बच्चों के बहाने। जो खेल बच्चे खेल रहे हैं, उनकी तुलना वह कविता के साथ कर रहा है, या कविता की तुलना बच्चों के खेल के साथ कर रहा है। बाहर भीतर, यह घर वह घर। फिर वही बात आती है, बच्चे खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, अंदर खेलते हैं, इस घर में खेलते हैं, उस घर में खेलते हैं। लेकिन यहां अगली पंक्ति में वो नकारता नहीं है। क्या कहता है? सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बच्चों के खेल की क्या विशेषता होती है? बच्चा जब खेलता है, एक नन्हा बालक जब खेलता है, तो उनके खेलने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जहां चाहे वहां वो अपना खेल शुरू कर देते हैं। उनके एक घर से दूसरे घर जाने के कोई निश्चित स्थान नहीं होते हैं। वो किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते हैं। कभी इस घर में चले गए, कभी उस घर में चले गए, बिना किसी भेदभाव के। चाहे एक बार तो अपने माता पिता के दुश्मन का भी घर है, लेकिन बच्चों के लिए वो कुछ नहीं है, वो वहां भी जाकर खेलने लग जाते हैं। वो न तो स्त्री और पुरुष का भेद करते हैं, न जाति और धर्म का भेद करते हैं। इसी प्रकार से कविता भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। उसकी भी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार से बच्चे के खेलने की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं होती है। कविता न तो किसी धर्म को देखती है, न किसी जाति को देखती है, न किसी लिंग को देखती है, न किसी स्थान विशेष को देखती है,
न किसी एक लोक को देखती है, न किसी परलोक को देखती है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। उसी जिस प्रकार से बच्चे के खेलने की कोई सीमाएं नहीं होती है। यह थी कुंवर नारायण की रचना। ये पूरी रचना, पूरी कविता जो आपने देखी, खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी गई है। अलंकार की अगर बात करें तो एक पंक्ति आई थी, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता जो अमानवीय वस्तु है उसे मानव की तरह उड़ाने की बात कर रहे हैं। मानव, केवल मानव का अर्थ इंसान नहीं है, यहां मानव का अर्थ प्राणी है। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है। जिस प्रकार से कविता उड़ती है, पंखों को उड़ाने की बात, कविता को उड़ाने की बात कर रही है, इसलिए यहां पे मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार अंतिम अंतरे में एक पंक्ति आई थी, बिना मुरझाए महकने के माने। मुरझाए महकने माने, म एक ही वर्ण 3 बार आया है, इसलिए यहां पे अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास के 4 प्रकार में से यहां वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए तो वहां पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब एक बार उसकी आवृत्ति होती है, यानी 2 बार आता है, तो छेकानुप्रास होता है, और 2 से अधिक बार आता है तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। मुक्त छंद में है, या किसी भी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। यह इस रचना की विशेषता है। तो ये थी कुंवर नारायण की कविता, कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है, जिसमें एक यात्रा है, जिसमें कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का प्रयास किया गया है।